नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का तीखा बयान, सीएम योगी पर रखी अपनी बेबाक राय। कहा, सनातन को बाहर से ज्यादा भीतर के काल नेमियों से है खतरा। सिम्स में 1.5 घंटे तक तड़पती रही प्रसूता, डॉक्टर क्या मेडिकल स्टाफ तक ने नहीं ली सुध। बेहाल महिला के परिजनों को दी गई निजी अस्पताल जाने की सलाह। बिलासपुर में बिना नंबर प्लेट की वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। पुलिस ने सभी पंप संचालकों को नियम पालन की दी चेतावनी, अन्यथा होगी कड़ी कार्रवाई। समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देने पहुंचे ठाकुर राम सिंह, पुलिस ने समझाइश देकर कर दिया विदा। विशेष समुदाय ने एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करने की रखी थी मांग। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर चकरभाटा के परशुराम भवन में पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सत्ता पक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजनेताओं की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। गौरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी को घेरा और कहा कि 9 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर गौरक्षा नहीं हुई तो मंशा साफ है कि उन्हें सिर्फ हिंदुओं के वोट चाहिए, काम नहीं करना। उन्होंने विवादित बयान देते हुए यहां तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ को हिंदू साबित करने के लिए 40 दिन का समय दिया गया था, जिसे वे पूरा नहीं कर पाए, इसलिए वे हिंदू नहीं हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। देश में धर्म के नाम पर हो रहे ध्रुवीकरण और सनातन धर्म की स्थिति पर शंकराचार्य ने अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सनातन को किसी बाहरी ताकत से उतना खतरा नहीं है जितना धर्म के भीतर घुल मिलकर रह रहे काल नेमियों यानी छद्म भेषधारियों से है। राजनीति में बदलती निष्ठाओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, बल्कि लोग मौके के हिसाब से मुखौटे बदलते रहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एकता और ध्रुवीकरण का लाभ समाज को नहीं मिल रहा है तो ऐसी राजनीतिक एकता का कोई अर्थ नहीं है। और संक्षेप में आप जानते हो कि शंकराचार्य चूंकि गौ माता की रक्षा की बात कर रहा है और जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो गौ रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। लंबा समय टेन्योर उन्होंने पूरा किया है तब भी, इसलिए शंकराचार्य की आवाज़ को बंद करने के लिए सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसीलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। अंतिम सवाल, योगी आदित्यनाथ को आपने हिंदू है एक चैलेंज किया है, वो चैलेंज अब कहाँ तक? ऐसा है कि हमने 40 दिन का समय उनको दिया था। 40 दिन में उनके पास मौका था कि वो अपने आप को असली हिंदू सिद्ध करते, वो सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए प्रमाणित हो गया। एकता बने, ध्रुवीकरण बने, वो धर्म के लिए होना चाहिए, वो समाज के लिए होना चाहिए, तब उसका धर्म और समाज को लाभ मिलेगा। सनातन खतरे में है लेकिन किसी और से नहीं, सनातन में ही घुल मिल करके रह रहे कालनेमियों से, उनसे बचा जाना चाहिए। गौरक्षा के दावे हैं लेकिन जमीन पर हालात क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि कथनी और करनी में भेद है। कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। इसलिए मंच पे माइक जब मिलता है, कैमरा जब सामने आता है तो हमारे राजनेता बोलते कुछ और हैं, लेकिन जब धरातल पर जाकर के आप काम देखना चाहें तो कुछ अलग ही दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ से आपके मतभेद है? योगी आदित्यनाथ से आपके मतभेद है? हमारा कोई मतभेद किसी से नहीं है, लेकिन कोई गाय को बचाने की बात कह करके हमारा वोट लेगा और वो गौ रक्षा नहीं कर पाएगा तो हम बिल्कुल उसके विरुद्ध बोलेंगे। हमारा अधिकार। नीति में भेद है कि धर्म में भेद है? नीयत में भेद है। उनकी नीयत नहीं है, नीयत केवल वोट लेने की है, हिंदुओं का काम कर देने की नीयत नहीं है। संत समाज के लोग ही सत्ता के करीब जा रहे हैं। संत के समाज के लोग सत्य के करीब होने चाहिए, सत्ता के करीब होने वाला संत नहीं हो सकता। महाराज जी, उनका मनसा नहीं है क्या गौ माता का रक्षा करना? अगर मनसा होती तो 9 साल बहुमत में गद्दी पर बैठे थे, कर देते, लेकिन हालत बहुत खराब है गौ माता की। आप 370 के विरोधी क्यों है? युद्ध चल रहा है, ऐसे में भारत का रूप सही नहीं चल रहा है, क्योंकि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर अत्याचारी और बस बताते हैं, आपको मित्र बताते हैं भारत।
बात यह है कि कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, राजनीति में ये निर्धारण नहीं होता है। राजनीति में तो मौका देखा जाता है, जैसा मौका होता है वैसा रूप बदल लेते हैं राजनीति के लोग। इसलिए वहाँ न तो कोई स्थायी किसी का मित्र होता है, ना तो कोई स्थायी शत्रु होता है। शायद ये सवर्ण यूजीसी के बारे में थोड़ा बताएंगे महाराज जी। हाँ? सवर्ण यूजीसी के बारे में बताएंगे। जो सवर्ण यूजीसी जो है वो हिंदू समाज को बांटने वाला कानून है, ये राष्ट्रद्रोह है। इस तरह का कानून किसी भी दशा में। अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर सफाई देते हुए शंकराचार्य ने इसे एक बड़ी साजिश करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि वे गौ रक्षा के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं, इसलिए उन्हें रोकने के लिए हिस्ट्री शीटरों का सहारा लेकर टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सवर्ण यूजीसी से जुड़े नियमों पर भी सख्त आपत्ति जताई और इसे हिंदू समाज को बांटने वाला राष्ट्रद्रोही कानून बताते हुए तत्काल प्रभाव से इसे रोकने की मांग की। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित बिलासपुर नसबंदी कांड में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद जिला कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। प्रथम सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्य आरोपी डॉक्टर आर.के. गुप्ता को गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का दोषी पाते हुए सजा और जुर्माने की घोषणा की है, जबकि साक्ष्यों के अभाव में 5 अन्य आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है। साल 2014 में सकरी स्थित नेमी चंद्र जैन अस्पताल में आयोजित एक सरकारी नसबंदी शिविर के दौरान यह भयावह घटना घटी थी, जहां महज कुछ घंटों के भीतर 85 लोगों के ऑपरेशन किए गए थे। इस अत्यधिक जल्दबाजी और अस्वच्छ चिकित्सा प्रक्रिया के कारण संक्रमण फैल गया, जिसके परिणाम स्वरूप 13 महिलाओं और 5 पुरुषों सहित कुल 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गंभीर संक्रमण और मेडिकल प्रोटोकॉल की अनदेखी की पुष्टि हुई थी, जिसने उस वक्त देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी दावों की पोल खोल दी थी। इस कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था और राजनीतिक रूप से भी काफी हलचल रही थी। यहाँ तक कि तत्कालीन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वयं रायपुर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। कोर्ट ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि कम समय में अत्यधिक ऑपरेशन करने और चिकित्सकीय मानकों का पालन न करने की लापरवाही ही इस त्रासदी का मुख्य कारण थी। बिलासपुर के चकरभाटा क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है, जहां रायपुर हाईवे स्थित गुरु नानक ढाबा के संचालक कुशल मखीजा ने थाना प्रभारी उमेश साहू पर मारपीट और बदसलूकी के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना की शुरुआत ढाबे के बाहर खड़ी कर्मचारियों की एक बिना नंबर की बाइक की जब्ती से हुई, जिसे लेकर जब संचालक थाने पहुंचे तो आरोप है कि थाना प्रभारी ने उनके साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया, बल्कि करीब 3 घंटे तक बंधक बनाकर मारपीट भी की। पीड़ित जो सिख समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनका दावा है कि इस दौरान उनकी दाढ़ी पकड़कर खींचने जैसी हरकत की गई, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं बुरी तरह आहत हुई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही सिख समाज के लोगों ने भारी संख्या में एकत्रित होकर एसपी कार्यालय का घेराव किया और दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने तत्काल संज्ञान लेते हुए डीएसपी स्तर के अधिकारी को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं और भरोसा दिलाया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कदम उठाए जाएंगे, जिसने वर्तमान में पूरे जिले में पुलिस की छवि और कार्यशैली पर बहस छेड़ दी है। कल रात्रि 8 साढ़े 8 बजे की घटना है। मेरे ढाबे से थाना प्रभारी चकरभाटा उमेश साहू जी के द्वारा कोई अभियान चलाया जा रहा था, इसमें बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। मेरे स्टाफ की गाड़ी खड़ी थी जिसमें बिना नंबर प्लेट नहीं था और मैं बिलासपुर में था। मेरे स्टाफ द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि सर यहाँ से जो स्टाफ की गाड़ी है उसको थाना के लेके आ रहे हैं। उसमें एसआई जायसवाल जी और प्रधानाध्यक्ष विजय शर्मा के द्वारा गाड़ी को बिना चाबी लिए गाड़ी को खींचते हुए, जिसमें हवा भी नहीं थी, उसको लेके थाना में खड़ा किया गया। जिसकी जानकारी लेने के लिए मैं थाना पहुंचा चकरभाटा। उसमें मैंने थाना प्रभारी उमेश साहू जी से बात करनी चाहिए और उनका कहना था कि आप मेरी कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं। उस चक्कर में उन्होंने मेरे से अपशब्द बात करते हुए मेरी कार्यालय को पकड़ के मोबाइल को छीन कर थाना स्टाफ को बोला गया कि इसको अंदर डालो, बैठाओ, और वहाँ अंदर में बैठा कर मेरे से दाढ़ी खींचकर, क्योंकि मैं सरदार हूँ, मेरे दाढ़ी खींचकर मारपीट की गई। मैं इसके लिए
श्रीमान से चाहता हूं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मुझे जानकारी चाहिए, थाना प्रभारी से ये चाहिए कि मुझे किस प्रकरण में बैठाया गया और मेरे सारा अभद्र व्यवहार किया गया। कड़ी से कड़ी कार्रवाई, इनको उस थाने से हटाया जाए और मैं इसमें सामाजिक उसमें वो भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी सामाजिक उस सद्भावना को मेरे ठेस पहुँची है। क्या आरोप उन्होंने ये लगाया है कि हमारे ढाबे से गाड़ी एक बिना नंबर की गाड़ी लेके आए, तो गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, बिना नंबर की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने बोला ही गया है। आप लोग देख ही रहे हो, बिना नंबर की गाड़ियों में लोग अपराधी है ना कुछ न कोई घटना करते हैं, उठाईगिरी करते हैं, इस तरीके की और फिर गाड़ी छोड़ जाते हैं। तो गाड़ी इनके सामने खड़ी थी और इनका नौकर है जो भी है वो पिछले कई दिनों छुट्टी गया हुआ है गाड़ी रख के, तो उसको पकड़ के लेके आए हैं। उसमें इनका कहना है कि जब हम पूछने गए थे तो उनके साथ बदतमीजी हुई है। इसकी जांच के लिए हमने सीएसपी सिविल लाइन को बोला है कि देख लो, सीसीटीवी फुटेज है थाने में, तो सारी चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जंगल की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जे की नियत से जुताई करने का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है, जिस पर वन विकास निगम की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल अतिक्रमण की कोशिश को नाकाम किया, बल्कि आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के सख्त निर्देशों के पालन में कोटा परियोजना मंडल की टीम क्षेत्र में अवैध कटाई, अतिक्रमण और उत्खनन पर पैनी नजर रख रही थी। इस गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि भैंसाझार परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक P1608 स्थित संरक्षित वन भूमि पर एक व्यक्ति ट्रैक्टर चलाकर अवैध रूप से जुताई कर रहा था। सूचना की तस्दीक होते ही वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर मौके पर दबिश दी और पाली कोरबा निवासी आरोपी लोरिक राम यादव को रंगे हाथों पकड़ लिया। विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जुताई में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रैक्टर को अपनी कस्टडी में ले लिया है और आरोपी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स से एक बेहद विचलित करने वाली घटना सामने आई है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर नजर आ रही है। वायरल तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक गंभीर प्रसूता के परिजन अस्पताल परिसर में चीख पुकार कर रहे हैं। परिजनों का सीधा और गंभीर आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के 1.5 घंटे बाद भी किसी डॉक्टर या स्टाफ ने मरीज को देखना तक मुनासिब नहीं समझा, जबकि प्रसूता की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। हद तो तब हो गई जब उचित उपचार देने के बजाय कथित तौर पर उन्हें मरीज को किसी निजी अस्पताल ले जाने की नसीहत दे दी गई। यह स्थिति न केवल प्रशासन की नाकामी को दर्शाती है, बल्कि जननी सुरक्षा और मुफ्त इलाज जैसे सरकारी नारों पर भी एक बड़ा तमाचा है। सवाल ये उठता है कि यदि संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में ही गरीब और जरूरतमंद मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़े और उन्हें निजी हाथों में धकेला जाए, तो फिर आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे? यह घटना स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और डॉक्टरों की नैतिकता पर गहरे सवाल खड़े करती है कि आखिर एक तड़पती महिला को बिना इलाज के छोड़ देना किस प्रकार की संवेदनशीलता है। कहाँ ले आए माताराम? हम चापा ले आए, चापा से मिले। हाँ, यहाँ सिम्स लेके आए, क्या बोले रहा डॉक्टर? डॉक्टर बोला थे अब 4 बजे को कर खून घी से का दे, बहुत डिलेट गया थे, 6 महीना होई से। हाँ, तो का कहते ऑपरेशन करके निकाले कहा तो हम उनका जगह नहीं कहा ना भर्ती लेते ना दवाई नहीं देते ना कुछ नहीं देते। तो कौन बोला था इसने? हाँ, यही लगा कहते हम पहले प्राइवेट डॉक्टर कर जाते रहे ना, झूठ का बोलबो कर दे। हाँ। अब हम उनके व्यवस्था नहीं हुआ, प्राइवेट डॉक्टर यहाँ भेजी से जावा तुम सरकारी डॉक्टर का के। हाँ। अब यहाँ भर्ती नहीं रखेगा तो अब देखना होकर मुकाना तो उतर जाए, मर जाए तो काकर जी में होएगा। तो कै बजे ले आते है? कै बजे क्या है? हाँ, अब हाँ? 1-1.5 घंटा हो गया बैठा रहे यहाँ ले। तो भर्ती नहीं लेते? भर्ती नहीं लेते।
देखिए हमारे यहाँ के टाइम ब्लीडिंग होता था 4 बजे को ही से। हाँ हाँ तो वहाँ चापा के यहाँ लेके गए हॉस्पिटल में। अब यहाँ के एड्रेस तो यहाँ लेके आया, डॉक्टर में साफ मना कर दी, बोला था यहाँ लेके जाओ, हमारे तरफ कोई जगह नहीं है। अच्छा। कहूँ में लेके जाओ कोई पता नहीं है। चाहे या वो सुबह तक शायद मतलब उसका इलाज है तो खत्म भी हो सकता है, माँ और बच्चा भी है। अच्छा, ऐसे मतलब बोली- खतरा है। हाँ खतरा है। ठीक। और हम नहीं रखा, सीधा यहाँ ले बाहर लेके जाओ। ठीक, तो नाम का है सही प्रकाश और मरीज की का लग सकता है? है, मैं ओकर पति हूँ। बिलासपुर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कड़ा प्रहार करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत लंबे समय से फरार चल रहे एक शातिर आरोपी को दबोचने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस की विशेष टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी दिलीप भाऊ उर्फ दिलीप कुमार विरवानी को पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के कटनी से गिरफ्तार किया है। यह मामला साल 2022 का है, जब पुलिस ने भारी मात्रा में 120 नग नशीले कफ सिरप कोप फ्री की खेप जब्त की थी। तभी से आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। शुरुआती पूछताछ में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि दिलीप केवल एक स्थानीय विक्रेता नहीं बल्कि एक बड़ा सप्लायर है, जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों और क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नशीली सिरप की सप्लाई चेन संचालित करता था। पुलिस ने आरोपी को ट्रांजिट रिमांड के बाद अब न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। फिलहाल बिलासपुर पुलिस इस मामले में आरोपी के मोबाइल संपर्कों और वित्तीय लेन देन के आधार पर अंतर्राज्यीय नेटवर्क की अन्य कड़ियों को जोड़ने में जुटी है, जिससे आने वाले दिनों में इस अवैध कारोबार से जुड़े कई और सफेद पोश चेहरों और बड़े तस्करों की गिरफ्तारी की प्रबल संभावना जताई जा रही है। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत संबलपुरी में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। महज मामूली विवाद और गाली गलौज के बाद दो सगे भाइयों ने मिलकर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार थे और शहर छोड़कर भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन बीट आरक्षकों की मुस्तैदी और सक्रियता के चलते उन्हें ग्राम पेंड्रा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार 14 मार्च की रात संबलपुरी निवासी सतीश कौशिक अपने दो दोस्तों राकेश और गणेश कौशिक के साथ शराब पीने गया था। पीपल पेड़ के नीचे बैठकर शराब पीने के दौरान सतीश ने गणेश और उसके परिवार को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों भाइयों ने तैश में आकर सतीश की बेरहमी से पिटाई कर दी और उसे पेड़ की जड़ पर दे मारा। सिर और मुंह पर आई गंभीर चोटों के कारण सतीश की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। ये 14 तारीख की दोपहर की घटना थी, जब एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसमें आरोपी प्रारंभिक तौर पर अज्ञात थे। फिर पतासाजी के पश्चात दो संदेहियों का नाम आया था, जिन्हें पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। कल रात को ही जो है हमारे जो बीट आरक्षक हैं उनको सूचना मिली कि वो जो फरार आरोपी हैं अपने ससुराल मेंढरा आए हुए हैं, तो तत्काल पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए पेट्रोलिंग टीम वहां पहुंची और उन्हें हिरासत में लेकर थाना लाया गया, जहां पूछताछ पर उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया गया है और विधिवत कार्रवाई कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। किस कारण से घटना को अंजाम दिया? इसमें जो पूछताछ पर सामने आया है कि तीनों आपस में दोस्त ही थे और तीनों सुबह से शराब का सेवन कर रहे थे। शराब पीने के दौरान ही उनका नशे में होने के कारण गाली गलौच और आपसी झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें जो दोनों भाई हैं, दोनों भाइयों ने मिलकर सतीश कौशिक से हाथ मुक्के और लात से मारपीट करी और उसे पटक भी दिया जमीन पर, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस की विशेष टीम और बीट आरक्षक लगातार आरोपियों की तलाश में जुटे थे। मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों भाई ग्राम पांड में छिपे हैं और मेंढरा के रास्ते बाहर भागने की फिराक में हैं। इस पर घेराबंदी करते हुए पुलिस ने आरोपी राकेश उर्फ छोटू और गणेश कौशिक को भी धर दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई में बीट आरक्षक आशीष शर्मा, अफाक खान और अनूप नेताम की विशेष भूमिका रही। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर हाई कोर्ट ने सहायक प्राध्यापक भर्ती 2019 को लेकर चल रहे लंबे विवाद पर अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और वर्तमान चयन सूची को पूरी तरह वैध और संवैधानिक करार दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी सामान्य कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे नियमानुसार अनारक्षित श्रेणी में ही शामिल किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने भर्ती नियमों में किए
गए संशोधन को भी पूरी तरह सही ठहराया है। यह पूरा मामला मुख्य रूप से परीक्षा के पश्चात नियमों में बदलाव और आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को लेकर उपजे विवादों से घिरा था, जिस पर अब न्यायिक मुहर लग गई है। हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद पिछले कई वर्षों से संशय में रहे चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और भर्ती प्रक्रिया के सुचारू रूप से आगे बढ़ने का मार्ग अब पूरी तरह प्रशस्त हो गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में यात्री सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से चलाए गए ऑपरेशन संरक्षा के तहत रेल सुरक्षा बल ने ज्वलनशील पदार्थों के अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। 10 मार्च से 16 मार्च तक चले इस 7 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान आरपीएफ ने ट्रेनों में सघन चेकिंग करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो अपनी और अन्य यात्रियों की जान जोखिम में डालकर गैस सिलेंडर जैसे खतरनाक सामान का परिवहन कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान हावड़ा मुंबई मेल में एक यात्री, नैनपुर में एक महिला यात्री और इतवारी बालाघाट मेमो लोकल में एक युवक को घरेलू गैस सिलेंडर व स्टोव के साथ पकड़ा गया। रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन में पेट्रोल, डीजल, पटाखे या गैस सिलेंडर ले जाना रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है, क्योंकि इससे बड़ी अग्नि दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पकड़े गए सभी आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है और रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे सुरक्षा मानकों का पालन करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर में बढ़ती यातायात व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है, जिसके तहत अब बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। एएसपी ट्रैफिक राम गोपाल करियारी के नेतृत्व में जिले के समस्त पेट्रोल डीजल पंप संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि नियमानुसार नंबर प्लेट न होने पर किसी भी वाहन चालक को ईंधन की सुविधा न दी जाए। पुलिस का तर्क है कि अक्सर बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का उपयोग संगीन अपराधों में किया जाता है, जिससे पहचान छिपाना आसान हो जाता है और अपराधियों को पकड़ने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। इस नई व्यवस्था से न केवल यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि संदिग्ध वाहनों की आवाजाही पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई संचालक इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाने या कंट्रोल रूम को दी जाएगी और सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने वाहनों पर अनिवार्य रूप से नंबर प्लेट लगवाएं और जिम्मेदार नागरिक की तरह नियमों का पालन सुनिश्चित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर शहर में जिस तरीके से बेतरतीब गाड़ियां चलाने की जो प्रवृत्ति देखी जा रही है, उन चीज़ों पर लगाम लगाए जाने हेतु, साथ ही विभिन्न प्रकार के जो अपराध घटित होते हैं उस अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने हेतु एक विशेष प्रयास किया गया है, जिसके तहत जिले के समस्त जो पेट्रोल पंप के संचालक हैं, डीजल के संचालक हैं, उन सभी को आमंत्रित करके बैठक लिया गया था और बैठक में यह सख्त हिदायत और निर्देश दिया गया है कि किसी भी ऐसे वाहन चालक जिनके वाहन में जो है नंबर प्लेट नहीं लगाई गई है या नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई है या नंबर प्लेट के साथ किसी भी प्रकार की जो है टेप लगाकर उसको छुपाने का प्रयास किया गया है या गलत नंबर प्लेट लिखे गए हैं, इस सभी प्रकरण में उन्हें जो है डीजल एवं पेट्रोल नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया है और इसके तहत सभी जो डीजल और पेट्रोल पंप के संचालक हैं उन्हें समझाइश दी गई है कि किसी भी इस तरीके के प्रकरण में न दिए जाएं। अपितु उन्हें यह भी बताया गया है कि अगर इस तरीके की कोई वाहन आपके समक्ष आती है तो उसकी सूचना तत्काल ही संबंधित थाना प्रभारियों को, संबंधित जो है अधिकारियों को और हमारे जो कंट्रोल रूम है उन्हें अवगत कराई जाए, ताकि ऐसे जो वाहन चालक हैं उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही अगर किसी भी प्रकार के में अपराध में इस तरीके के लोग इंगेज हैं तो उस अपराधी को तत्काल पकड़ने में सहूलियत प्राप्त हो सके और इसके लिए समस्त नागरिकों को जागरूक भी किया गया है कि अगर इस प्रकार के कोई प्रकरण आपके सामने दिखाई देते हैं तो तत्काल ही कंट्रोल रूम को अवगत कराएं।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश की राजधानी रायपुर में आयोजित विधानसभा घेराव कार्यक्रम में बिलासपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। हजारों की तादाद में बिलासपुर से रायपुर पहुंचे कांग्रेसियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एक विशाल जन समूह के रूप में विधानसभा कूच किया। इस महत्वपूर्ण प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ योग आयोग के पूर्व सदस्य रविंद्र सिंह विशेष रूप से शामिल हुए, जिनके नेतृत्व में भारी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेसी और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का जत्था रायपुर पहुंचा। प्रदर्शन के दौरान रविंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की। बिलासपुर के वरिष्ठ नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं की इस एकजुटता ने प्रदर्शन को ऐतिहासिक बना दिया, जहां पुलिस प्रशासन के कड़े पहरे के बावजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता विधानसभा की ओर बढ़ने पर अड़े रहे। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय कोनी में प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी TPO की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। NSUI के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कुल सचिव अश्वनी दीक्षित को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय में TPO का पद स्वीकृत नहीं होने के बावजूद नियमों को दरकिनार करते हुए नियुक्ति की गई, साथ ही बिना UGC एवं सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के छात्र छात्राओं की फीस IRG फंड से वेतन भुगतान किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता है। बताया गया कि इस मद से अब तक लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। NSUI ने चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना, अप्रमाणित डिग्री के आधार पर चयन और अनुभव का गलत मूल्यांकन जैसे गंभीर गड़बड़ियां हुई है। संगठन का दावा है कि वर्ष 2016 और 2025 की जांच समितियों में भी इस भर्ती को अनियमित पाया गया था। इसके बावजूद भुगतान जारी है। रंजेश सिंह ने कहा कि पूरे प्रकरण में विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है और इसकी निष्पक्ष जांच केंद्रीय स्तर पर कराई जानी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारी को तत्काल पद से हटाने, FIR दर्ज करने और अब तक किए गए भुगतान की वसूली की मांग की है। NSUI ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है लगातार विवाद में भी सामने आ रहा है। जो हमारे प्रदेश की गरिमा है, एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, और लगातार भ्रष्टाचार अनियमितताओं में शामिल हो रहा है। एक अभी लगातार मीडिया के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है खबर, जिसमें TPO ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की जो भर्ती है उसमें अनियमितता का मामला सामने आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2016 में इसमें जांच हुई थी और बाकायदा उनकी जो भर्ती है उसको अनियमित पाया गया था, गलत पाया गया था और उनको जो वेतन आहरण है उस पर रोक लगा दी गई थी। बावजूद इसके आज तारीख तक उसको उसी पद पर आसीन रखा गया है और उसको लगातार भुगतान किया जा रहा है और वो भुगतान जो है छात्रों के और अभिभावक के खून पसीने जो कमाई IRG जो मद होता है उससे उनको लगातार किया जा रहा है। लगभग जो 1 से 1.5 करोड़ रुपए उनको अभी तक भुगतान किया जा चुका है। मैं आपके माध्यम से कुल सचिव महोदय जी से और यहाँ के कुलपति महोदय जी से पूछना चाहता हूँ, जब वित्त समिति ने उसे गलत ठहराया है, आपके CVC ने उसको गलत ठहराया है, आपने खुद जांच कमेटी बनाया था और 2025 में भी गलत उसको पाया गया, तो आज तक आपने उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की है? तो बंद दरवाजे से हमको जानकारी मिली है कि कुलपति और जो TPO ऑफिसर है प्रेमनाथ कमलेश जी, उनका जीजा और साले का मुंह बोले जीजे और साले का रिश्ता है, इसलिए उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। वो ऐसे व्यक्ति का चयन किया गया है जिसपे किसी प्रकार की अहर्ता ही नहीं है TPO के पद के लिए, न उनके पास उस प्रकार की कोई योग्यता है TPO के लिए, न उनके पास एक्सपीरियंस है, बावजूद इसके उसका चयन कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो इंटरव्यू था उसमें 30 नंबर का जो इंटरव्यू होता है उसमें उसको 34 नंबर प्रदान किया गया है, 10 नंबर उसको अतिरिक्त अंक प्रदान किया गया है। इस प्रकार तमाम तरह की अनियमितता करके उसको TPO के पद पे पदस्थ किया गया है और तमाम संस्थाओं ने उसको गलत पाया। उसके बाद भी उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको लगातार भुगतान किया जा रहा है क्योंकि मामला यहाँ साला जीजे वाला है। जिम्मेदारी निभाने के लिए उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए था। कार्रवाई करने के बजाय उसे लगातार, चाहे ऑडिटोरियम का प्रभारी बनाने की बात हो, चाहे RTI सेल का उसको प्रभारी बनाने की बात हो, उनको लगातार दायित्व सौंपा जा रहा है। प्रशासनिक भवन से उसको कनेक्ट करके रखा जा रहा है ताकि वो जो ये भर्ती प्रक्रिया है उसको में जो जांच हो रही है उसको बाधित कर सके। तो हमने कुल सचिव महोदय जी से मांग की है कि चूंकि 10 साल से मामला प्रक्रियाधीन है तो इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए। हमने 7 दिन का समय दिया है
और इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे हम फिर प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के शासकीय सेवकों की लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। फेडरेशन द्वारा मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री को विभिन्न तिथियों में प्रेषित पत्रों के माध्यम से 11 सूत्रीय मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की गई है। फेडरेशन ने बताया कि 1 दिसंबर 2025 को मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया था। वहीं 16 जुलाई 2025 को प्रथम चरण के आंदोलन के दौरान जिला कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। इसके अलावा जुलाई, अगस्त और दिसंबर में भी लगातार पत्राचार किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। फेडरेशन के अनुसार मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारियों को देय लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है और प्रमुख मांगों में वर्ष जुलाई 2016 से लंबित महंगाई भत्ता, डीए, एरियर्स की राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करना, मध्य प्रदेश की तर्ज पर 300 दिवस का अर्जित अवकाश नकदीकरण, 8, 16, 24 और 32 वर्षों में 4 स्तरीय समयमान वेतनमान लागू करना शामिल है। इसके साथ ही लिपिक, शिक्षक, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा लाभ देने तथा सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 11 सूत्री मांगों के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, है ना। और अभी विधानसभा सत्र में हम लोगों का बजट सत्र, चूँकि वित्त मंत्री जी से हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि हमारी 11 सूत्री मांगों पे वो अपना सकारात्मक अपना बजट का पिटारा खोलेंगे, परंतु अभी उन्होंने बजट सत्र में सिर्फ हमारी 11 सूत्री में से एक सूत्री मांग कैशलेस चिकित्सा को पूर्ण किया है, जिसके लिए हम लोग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन वित्त मंत्री जी का धन्यवाद भी दिए। साथ ही साथ हम लोगों को 11 सूत्री मांगे थी, अभी 10 सूत्री मांगे अधूरी है ना, जिसके लिए अभी तक विधानसभा में एक शब्द भी कुछ उनके द्वारा नहीं कहा गया। अभी चूँकि 20 तारीख को विधानसभा सत्र खत्म होने वाला है, हमारी वित्त मंत्री जी से मांग है कि हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की अन्य 11 सूत्री मांगों पर अपना सकारात्मक रुख अदा करें और बजट का पिटारा खोले, अन्यथा अनुपूरक बजट में लाएंगे कि क्या लाएंगे, ठोस एक रणनीति से हम लोगों को अवगत कराएं। इसके लिए हम लोग ध्यानाकर्षण करने के लिए आज प्रदेश भर में सभी जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, ध्यानाकर्षण के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। इसके बाद भी यदि हमारी मांगें पूर्ण नहीं होंगी तो निसंदेह प्रांतीय कोर कमेटी तय करेगी, आंदोलन का विस्तार होगा, क्योंकि हम लोग जो मांग रहे हैं वो मोदी जी की गारंटी जो इनके संकल्प पत्र में है, क्यों दृढ़ संकल्पित है सरकार इसको करने के लिए, परंतु आज 3 वर्ष होने जा रहा है, उन मांगों के प्रति कोई भी सकारात्मक रुख अपनाया नहीं गया है। सिर्फ एक सूत्री मांग हमारी पूरी हुई है, कैशलेस चिकित्सा। अगर क्या रणनीति रहेगी नहीं मांग पूरी होती है? देखिए, कर्मचारी संगठन के पास आंदोलन में जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प बचता नहीं है। हम लोग लगातार शासन का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लगातार ध्यानाकर्षण करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूर्ण करे, लेकिन नहीं पूर्ण करती तो हमारे पास आंदोलन का विस्तार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। पिछली सरकार में भी हम लोगों ने प्रशासनिक लॉकडाउन लगा के सरकार को बता चुके हैं कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन क्या कर सकता है। तो यदि प्रशासनिक लॉकडाउन दोबारा नहीं लगाना चाहती सरकार तो हमारी मांगों को पूर्ण करे, नहीं तो आंदोलन का विस्तार होगा। चुनाव में जारी जन घोषणा पत्र में कर्मचारी अधिकारियों के हितों से संबंधित जो इतने भी वायदे किए गए थे, लगभग 2.5 और 3 वर्ष होने के बाद भी उस पर सरकारी रवैया उपेक्षापूर्ण रहा है, जिसके कारण पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों में सरकार के प्रति नाराजगी व्याप्त है। और इसी का फलस्वरूप कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर आज 11 सूत्री मांगों, जिनको मोदी गारंटी की मांग दिया गया है, उसको लेकर के पूरे प्रांत व्यापी जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसके बाद भी यदि हमारे मांगों पर सकारात्मक सरकार निर्णय नहीं लेती है तो प्रांतीय फेडरेशन जो भी निर्णय लेगा आगामी आंदोलन के लिए, उसे जिला फेडरेशन बिलासपुर पूर्ण करेगा। राजधानी बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत राजीव गांधी चौक के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वाहन चेकिंग के दौरान एक युवती ने जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी एक युवती को रोका गया जो शराब के नशे में पूरी तरह धुत थी। जैसे ही पुलिस जवानों ने उसे पूछताछ के लिए रोका, युवती अपना
अपना आपा खो बैठी और बीच सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। नशे के सुरूर में चूर युवती ने न केवल राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींचा, बल्कि ऑन ड्यूटी पुलिस जवानों के साथ बेहद बदतमीजी की और उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की। काफी देर तक चले इस हंगामे और युवती की अश्लील हरकतों के बावजूद पुलिस ने धैर्य से काम लिया और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने युवती के खिलाफ वैधानिक रुख अपनाते हुए सख्त चालानी कार्रवाई की है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजधानी के सरकंडा थाना क्षेत्र में उस वक्त माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया जब ईरान के नेता खामेनी की मौत पर कथित तौर पर मिठाई बांटने के आरोपी राम सिंह ठाकुर भारी समर्थकों के साथ अपनी गिरफ्तारी देने थाने जा पहुंचे। गौरतलब है कि इस मामले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सरकंडा पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हालांकि अपनी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े राम सिंह को पुलिस ने लंबी बातचीत और समझाइश के बाद बिना हिरासत में ही वापस भेज दिया। मीडिया से मुखातिब होते हुए राम सिंह ठाकुर ने कड़े और उत्तेजित लहजे में कहा कि वे राष्ट्रभक्तों और सनातनी की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जो भारत में रहकर ईरान, पाकिस्तान और फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। उन्होंने सत्तासीन नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि वे हिंदुओं के वोट से ही कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए हिंदू भावनाओं को नजरअंदाज ना करें और किसी भी देशभक्त के खिलाफ दबाव में आकर FIR दर्ज करने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर रखा था। मामले पर जानकारी देते हुए CSP निमितेश सिंह ने बताया कि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर एकत्र हुए थे, जिन्हें उचित समझाइश दी गई और वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। घेराव नहीं था, हम तो गिरफ्तारी देने गए थे और हमको नहीं पता था कि इतने सारे राष्ट्रभक्त एकाएक आ जाएंगे। ये तो जवाब है उन देश विरोधी लोगों को जो ईरान के लिए छाती पीट रहे हैं। ये सोचते हैं इस देश में रह के देश के साथ गद्दारी करेंगे, पाकिस्तान को, ईरान को अपना बाप बनाएंगे। तो ये राष्ट्रभक्तों की भीड़ है, दिखा दो एक बार, ये राष्ट्रभक्तों की भीड़ है। ये भारत देश में घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम गिरफ्तारी देने आए थे क्योंकि जो लोग कभी पुलवामा के लिए, इस देश के लिए आंसू नहीं बहाए, वो ईरान के लिए आंसू बहा रहे थे। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए आज सारे राष्ट्रभक्त आए थे। हम तो गिरफ्तारी देने आए थे, लेकिन ये जीत है, सभी राष्ट्रभक्तों की जीत है, सभी सनातनियों की जीत है। कालीचरण महाराज जी भी आसपास हैं। सारे संतों का आशीर्वाद है, साथ है, सारे राष्ट्रभक्तों का आशीर्वाद साथ है। अगर आज हमको गिरफ्तार किया जाता तो शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज का दिन दर्ज होता, इतनी भीड़ रहती यहाँ पर। हम तो गिरफ्तारी देने आए थे, हम जेल जाने से डरते नहीं, हम गिरफ्तारी देने आए थे। आगे किस तरीके से लड़ाई? अगर किसी हिंदुओं को, किसी राष्ट्रभक्त को बेवजह परेशान किया गया, ये जो लोग थाने घेर करके दबाव पूर्वक FIR करते हैं, और मैं बता देना चाहता हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों को भी, आप मीडिया के माध्यम से, आप जो ईरान का, पाकिस्तान का, फिलिस्तीन का जो समर्थन कर रहे हो ना, आप हिंदुओं की वोट के कारण सत्ता पे आए हो और हिंदुओं के वोट के कारण सत्ता पे बैठे हुए हो। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को और राष्ट्रभक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत होने मत दीजिए, वरना ये जो लोग बहरूपिया बनकर के अल्पसंख्यक मोर्चा में बैठे हैं, ईरान को अपना अब्बा बोल रहे हैं, इनका हिसाब करना भी हम अच्छे से जानते हैं। अपनी मांगों को लेकर सरकंडा में कुछ लोग उपस्थित हुए थे जिनकी मांगे थी। अपराध थाना सरकंडा में कुछ दिवस पूर्व एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसके संबंध में उनकी मांगे थी। पर्याप्त पुलिस बल लगाई गई थी और जिन्हें समझाइश दी गई, समझाइश देने के पश्चात ये थाने से रवाना हुआ। राजधानी बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले RK नगर चौक के पास आज एक भीषण सड़क हादसा घटित हुआ, जिसमें फ्लाई ऐश परिवहन कर रहे 2 तेज रफ्तार हाईवा आपस में अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रफ्तार अधिक होने के कारण एक हाईवा चालक संतुलन खो बैठा और बीच सड़क पर ही पलट गया, जिससे उसमें लदा हुआ सारा फ्लाई ऐश
मुख्य मार्ग पर फैल गया। इसके ठीक पीछे या समानांतर चल रहा दूसरा हाईवा भी अनियंत्रित हो गया और सीधे डिवाइडर पर जा चढ़ा। गनीमत रही कि इस गंभीर हादसे में किसी की जान नहीं गई और हाईवा में सवार लोग बाल बाल बच गए। हालांकि इस घटना में चालक और हेल्पर को मामूली चोटें आई हैं। सड़क पर भारी मात्रा में फ्लाई ऐश फैल जाने के कारण यातायात कुछ समय के लिए बाधित हुआ और धूल का गुबार छाया रहा। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करते हुए घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। बिलासपुर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्टर के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके तहत खनिज विभाग की टीम ने कोटा, बेलगहना, कोनचरा, बिरकोना, सरकंडा, सिरगिट्टी, सिलपहरी और चकरभाटा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाकर कुल 7 वाहनों को जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान कोनचरा से अवैध रेत परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, सिलपहरी से अवैध पत्थर उत्खनन में लिप्त 1 जेसीबी और 1 हाईवा तथा चकरभाटा क्षेत्र में मुरूम का अवैध परिवहन करते 3 हाईवा वाहनों को पकड़ा गया है, जिन्हें वर्तमान में सुरक्षा की दृष्टि से सिरगिट्टी और चकरभाटा थाने में रखा गया है। विभाग की इस औचक कार्रवाई और भविष्य में भी अभियान जारी रखने की चेतावनी से अवैध खनन में लगे लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। बिलासपुर शहर में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप और डेंगू मलेरिया की आशंका को देखते हुए नगर निगम प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। निगम द्वारा प्रत्येक वार्ड में युद्ध स्तर पर फॉगिंग और एंटी लार्वा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से नालियों और जल जमाव वाले संवेदनशील क्षेत्रों को लक्षित किया गया है, ताकि मच्छरों के पनपने की प्रक्रिया को शुरुआती चरण में ही रोका जा सके। इस अभियान की एक उल्लेखनीय सफलता निगम की आत्मनिर्भरता है, जहां पहले फॉगिंग मशीनों की मरम्मत के लिए भारी खर्च और समय की बर्बादी होती थी, वहीं अब निगम के कुशल वेल्डर प्रदीप विश्वकर्मा स्वयं इन मशीनों को दुरुस्त कर रहे हैं। इस बेहतर आंतरिक प्रबंधन और सटीक प्लानिंग के परिणाम स्वरूप डीजल पेट्रोल की खपत में कमी आने के साथ साथ निगम के राजस्व की भी बचत हो रही है। यद्यपि निगम का दावा है कि वार्डों में मच्छरों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन विशेषज्ञों का स्पष्ट मत है कि फॉगिंग के साथ साथ सार्वजनिक जागरूकता और स्वच्छता ही इस समस्या का स्थायी समाधान है। अभी वर्तमान में नगर निगम द्वारा टीम बनाकर और रोस्टर तैयार करके मशीनें वार्ड्स में भेजी जा रही हैं। मच्छरों की शिकायत काफ़ी कम हो गई है और अभी नियमित रूप से फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। हर 3 दिन में उस वार्ड में रिपीट हो जा रहा है अभी की स्थिति में। और जो वीआईपी एरिया हैं, जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, उन जगहों पर भी चूँकि टीम को जाना होता है, तो उसके लिए एक अलग दल गठित है और संबंधित वार्डों के पार्षदों से संपर्क करके रोस्टर के अनुसार फॉगिंग कराया जा रहा है। साफ़ सफाई तो निरंतर नगर निगम की एक परंपरा है और लार्वा छिड़काव और फॉगिंग की जो धुआं छोड़ने वाली होती है, इसका भी हम निरंतर प्रयास करें कि लोगों को अच्छा शहर मिले, लोगों को मच्छर से मुक्ति मिले और लोगों को जो सुविधाएं उनके मन में, ऐसा हम व्यवस्था नगर निगम के द्वारा बनाने जा रहे हैं। पहले फॉगिंग की सुविधा और लार्वा की सुविधा जोन वाइज होती थी और जोन वाइज होने के कारण लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। अभी अपन इसको विभागीय तौर पे इसका छिड़काव और फॉगिंग करवा रहे हैं और इसमें अगर देखा जाए तो नगर निगम की इसमें बहुत सारी बचत हो रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की हो या मशीन बिगड़ने को सुधारने में जो पैसा पहले लगता था। हमारे पास ऐसा व्यक्ति है जो एक्सपर्ट है, जो मशीन को बना भी लेता है और फॉगिंग कहाँ पे कैसा करना है जिससे मच्छर का निजात मिल सके, ऐसा काम अपन करवा रहे हैं। बिलासपुर के सीपत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोठी में इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर भव्य देवी भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। 19 मार्च से 27 मार्च तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन को लेकर पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। नवरात्रि के दौरान 500 से अधिक मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। वहीं 19 मार्च को सुबह 8:30 बजे 701 कलशों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। ग्राम सोठी में विराजित मां मन्ना दाई की करीब 400 वर्ष पुरानी प्रतिमा क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि मां मन्ना दाई निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। पहले यहां पशु बलि की परंपरा थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है और मंदिर का नवनिर्माण कर धार्मिक गतिविधियों को व्यवस्थित रूप दिया गया है। इस आयोजन में राष्ट्रीय कथा वाचिका देवी हेमलता
शर्मा द्वारा संगीतमय शैली में देवी भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर होंगे। मंदिर प्रांगण में भव्य मंच का निर्माण किया गया है, जहां लगभग 10,000 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही करीब 6 एकड़ में मेला स्थल और पार्किंग की व्यवस्था भी तैयार की गई है, जहां दुकानें और अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। मां मन्नादाई सेवा समिति और ग्रामवासी आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। समिति के अध्यक्ष रामेश्वर जायसवाल ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।